मिडिल ईस्ट में लोकेटेड एक छोटा सा देश यमन हर वो समस्या का सामना कर रहा है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। फेलिंग इकोनॉमी, स्टारवेशन, कोलेरा आउटब्रेक्स, मेडिसिन की कमी, ड्राउट्स का खतरा और भी बहुत कुछ। यूएन ने यमन क्राइसिस को वर्ल्ड की वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बताया है। अरब देशों में यमन सबसे अधिक गरीब देश है। यूएन के एक अनुमान के मुताबिक यमन में करीब 1.4 करोड़ लोग यानी देश की आधी से भी ज्यादा आबादी भूखमरी के हालात से गुजर रही है। यमन में आज बच्चों के लिए जीना दुश्वार हो गया है। इन सभी का क्या कारण है? दरअसल यमन में कई दशकों से राजनीतिक अशांति फैली हुई है और पिछले 8 साल से देश में एक सिविल वॉर चल रहा है। लेकिन इस साल हमें एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिला जहाँ पे दोनों फाइटिंग ग्रुप्स के बीच इतने सालों में पहली बार सीज फायर एग्रीमेंट हुआ। इस डेवलपमेंट के कारण भले ही यमन में शांति की उम्मीदें जगी हो, लेकिन इस युद्ध ने यहाँ वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अनेकों तरह की समस्याएं खड़ी कर दी है। इससे पहले कि हम सिविल वॉर की शुरुआत के बारे में गहराई से जानें, मैं आपको यमन के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। यमन अरेबियन पेनिनसुला के सदर्न टिप पर मिडिल ईस्ट में लोकेटेड एक छोटा सा देश है। ये वेस्ट में रेड सी और बाबा अल मंडेब स्ट्रेट, नॉर्थ में सऊदी अरेबिया और नॉर्थ ईस्ट में ओमान से घिरा हुआ है। जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया के साथ इसकी समुद्री सीमाएं हैं। यमन का सबसे बड़ा आइलैंड सोकोत्रा अरेबियन पेनिनसुला में इकलौता ऐसा स्टेट है जिसमें प्योरली रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सना इस कंट्री की सबसे बड़ी सिटी और नेशनल कैपिटल भी है। 2500 से भी अधिक वर्षों से बसा सना का पुराना शहर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस छोटे से देश में ऐसे कई एंशिएंट प्लेसेस फैले हुए हैं, लेकिन कोई टूरिस्ट वहां जाने को तैयार नहीं है। इन सब के पीछे क्या कारण है, इसे समझने के लिए हमें यमन की हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। प्रेजेंट यमन का एज अ नेशन फॉर्मेशन साल 1990 में नॉर्थ यमन और साउथ यमन के यूनिफिकेशन के साथ हुआ था। नॉर्थ यमन को अमेरिका और सऊदी अरेबिया का सपोर्ट प्राप्त था, जबकि साउथ यमन को सोवियत संघ का। नदन यमन पर शासन करने वाले एक मिलिट्री ऑफिसर अली अब्दुल्ला सालेह को न्यूली फॉर्म यमन का पहला राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन जल्द ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। यमन के नॉर्थ और साउथ के बीच रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंसेस के कारण दोनों जगह से सेपरेटिस्ट उभरने लगे। 1994 में यूनिफिकेशन के ठीक 4 साल बाद साउथ यमन के कई सेपरेटिस्ट ने कई महीनों के लिए यूनिफाई यमन से अलग होने का फैसला किया। दूसरी ओर 1990 के दशक में नॉर्थ यमन में हौथी आंदोलन नामक एक आंदोलन शुरू हुआ। आपको बता दें कि यमन सुन्नी मुस्लिम मेजोरिटी देश है, जहां पे जायदी सिया धर्म के लोग माइनॉरिटीज में हैं। 1990 के दशक में नॉर्थ यमन में जायदी सिया धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए हौथी आंदोलन उभरा, जिसे अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन ने यमनी राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह का कड़ा विरोध किया, साथ ही सालेह पे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। सऊदी अरेबिया और अमेरिका द्वारा सपोर्टेड होने पर उसका जमकर विरोध भी किया। करीब एक दशक बाद दोनों गुटों ने फिर से अपनी अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाना शुरू किया। 2007 में सदर्न सेपरेटिस्ट फिर से उठे और सदर्न मूवमेंट स्टार्ट किया। उनकी डिमांड थी कि रिपब्लिक ऑफ यमन को तोड़ के फिर से इंडिपेंडेंट साउथ यमन को बनाया जाए। दूसरी ओर 2004 और 2010 के बीच 6 बार हौथी आंदोलन सालेह की सरकार के खिलाफ उठा। वे यमन में पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन नहीं चाहते थे, उनको हौथी मेजोरिटी रीजन में ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए थी। इन शॉर्ट, दोनों पक्षों ने यूनिफिकेशन को पसंद नहीं किया और लगातार सरकार का विरोध किया। 2000 के दशक की शुरुआत में अमेरिका ने यमन सरकार को अपना समर्थन दिया, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि अमेरिका मदद के लिए क्यों आया। अल कायदा ग्रुप द्वारा अमेरिका पर 9/11 का हमला आपको याद ही होगा। उस समय अमेरिका का मुख्य एजेंडा अल कायदा ग्रुप का सफाया करना और अल कायदा के खिलाफ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन करना था। बदले में यमन में अल कायदा ने अमेरिकी नेवी के एक वॉरशिप पर आत्मघाती हमला कर दिया। स्थिति को और जटिल बनाने के लिए 2011 का अरब स्प्रिंग यमन तक फैल गया। आपको बता दें कि अरब स्प्रिंग एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था जो कि 2010 की शुरुआत में अरब वर्ल्ड के अधिकांश हिस्सों में शुरू हुआ था। टूनिशिया से शुरू होने वाला अरब स्प्रिंग धीरे धीरे यमन तक आया, तब इसके कारण यमन की स्थिति और अधिक अस्थिर हो गई। परिणाम स्वरूप पॉलिटिकल और मिलिट्री राइवल्स के इंटेंस प्रेशर के कारण प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सालेह को 2012 में रिजाइन करना पड़ा। उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट मंसूर हादी ने इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में
पदभार ग्रहण किया। 2013 में यमन के कई गुटों के साथ चर्चा के बाद यमन के लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए यूएन स्पॉन्सर्ड नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था, लेकिन एनडीसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पर विवादों को हल करने में पूरी तरह से असमर्थ रहा। यदि एनडीसी ने यमन के गुटों के बीच आंतरिक संघर्ष को सफलतापूर्वक हल कर लिया होता तो यमन की स्थिति वर्तमान स्थिति से अधिक स्थिर होती। इसके बाद जो हुआ उसका परिणाम एक लंबे भयानक युद्ध में हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए और अभी भी ये जारी है। 2014 के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण यमन के फैक्शंस के बीच पॉलिटिकल डिविजन्स और बढ़ा और फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। उसमें पहला था फ्यूल प्राइस में बढ़ोतरी। एक्चुअली आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यमन सरकार द्वारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के वादे के बदले में यमन को $550 मिलियन की एक लोन दी थी, लेकिन आईएमएफ के दबाव में यमन सरकार ने 2014 में फ्यूल सब्सिडीज हटा दी। अदरवाइज यमन के लिए ऋण चुकाना संभव नहीं होता। हौथी मूवमेंट ने लोअर फ्यूल प्राइसेस और एक न्यू गवर्नमेंट की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। दूसरा था मिलिट्री डिवीजन। पहले यमन सरकार के प्रति वफादार मिलिट्री यूनिट्स ने खुद को हौथियों के साथ जोड़ लिया, इससे हौथी और मजबूत बन गए। दूसरी ओर सदर्न सेपरेटिस्ट ने अलगाव की मांग को तेज कर दिया। तीसरा था हौथी टेक ओवर। हौथियों ने 2014 के अंत तक सना सिटी के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया जो यमन का कैपिटल है। उन्होंने कैपिटल पर नियंत्रण हासिल करने के बाद साउथ की ओर बढ़ना जारी रखा। वाइस प्रेसिडेंट हादी ने जनवरी 2015 में प्रेशर में आके रेजिग्नेशन दे दिया और बाद में वो सऊदी अरेबिया भाग गया। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर युद्ध में सऊदी अरेबिया का इंटरवेंशन था। 2015 में हादी यमन के उपराष्ट्रपति ने अपनी पहली सरकार को री एस्टेब्लिश करने के लिए सऊदी अरेबिया की मदद मांगी। सऊदी अरेबिया ने हौथियों को पीछे हटाने और हादी गवर्नमेंट को री एस्टेब्लिश करने के लिए एक मिलिट्री कैंपेन शुरू किया। सऊदी अरेबिया ने यह तर्क दिया कि उन्होंने यमन में बढ़ते ईरानियन इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने के लिए ये हमला किया था। ईरान तस्वीर में कैसे आया? माना जा रहा है कि हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन प्राप्त है। ईरान ने उन्हें हथियारों सहित अन्य सैन्य सहायता प्रदान की है। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच रिलेशंस 1979 से अच्छे नहीं हैं। जैसा कि यमन सऊदी अरेबिया की सदर्न टिप पर लोकेटेड है, यमन के हौथी कंट्रोल का मतलब सऊदी अरेबिया की हार होगी, क्योंकि हौथी आसानी से उस पर हमला शुरू कर सकते थे और सऊदी अरेबिया ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए हादी की मदद से 2015 में सऊदी अरेबिया ने सुन्नी मुस्लिम अरब स्टेट का एक कोलिशन बनाया जिसमें शामिल थे बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, कतार, सूडान और यूएई। 2018 तक कोलिशन में इरिट्रिया और पाकिस्तान भी शामिल हो गए थे। उन्होंने हौथीज के खिलाफ एयर कैंपेन स्टार्ट कर दिया। इस इंस्टेबिलिटी के बीच कई अन्य आर्म ग्रुप्स भी उभरे, जैसे कि अल कायदा इन द अरेबियन पेनिनसुला AQAP, द यूएई बैक सेपरेटिस्ट सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल STC और भी कई, जिसमें STC ने 2019 में अदन के पोर्ट सिटी पर कब्जा कर लिया। अदन यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट का एक टेम्पररी होम है। 2019 में हादी और STC ने रियाद समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि युद्ध के बाद की यमन सरकार में दोनों सेक्शंस इक्वली पावर शेयर करेंगे। ये समझौता सफल रहा क्योंकि सेपरेटिस्ट एक यूनिटी गवर्नमेंट में शामिल हो गए जिसमें नॉर्थ और साउथ लोगों का समान रिप्रेजेंटेशन था। इस तरह के कई प्रयासों के बावजूद खास करके 2015 के बाद से युद्ध जारी रहा है। इस स्थिति में अमेरिका के कई इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका सऊदी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी चाहता है। दूसरा, यूएसए बाब अल मंदेब स्ट्रेट में फ्री पैसेज को इंश्योर करना चाहता है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट अरेबियन सी और रेड सी के बीच एक चौक पॉइंट जैसा है जिसमें फ्री पैसेज को इंश्योर करने के साथ ही यूएसए ऑयल के ग्लोबल ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल कर सकेगा। और तीसरा, यमन में एक ऐसी सरकार हो जो अमेरिका के काउंटर टेररिज्म प्रोग्राम्स में सपोर्ट करे। हालांकि सऊदी कॉलिशन के हवाई हमले में कई निर्दोष नागरिकों की मौत हुई थी और यह सब जानते हैं कि ये कॉलिशन अक्सर यूएस मेड वेपन्स का उपयोग करते थे। साथ ही 2018 में वॉशिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्टर जमाल खगोसी की हत्या में सऊदी अरेबिया की भूमिका से यूएसए और सऊदी के बीच रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। फिर भी यूएसए सऊदी अरब का सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है और सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। विरोध के बीच प्रेजेंट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पहले ऐसा कहा था कि सऊदी कॉलिशन को हथियारों की सेल बंद कर देंगे और हौथीज को टेररिस्ट ग्रुप के लिस्ट में से बाहर कर देंगे, पर थोड़े टाइम के बाद इससे बिल्कुल उल्टा हमें देखने को मिला। आज भी अग्रेसिव ऑपरेशंस को अंजाम देने वाले सऊदी प्लेन्स की सर्विसिंग का काम अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ही कर रहे हैं।
अगर यमन और इंडिया के रिलेशंस की बात करें तो दोनों कंट्रीज पास्ट में कॉलोनियल स्टेट्स थे। इंडिया ने शुरुआत से ही यमन की सॉवरेनिटी का सपोर्ट किया है। यमन में बड़े मात्रा में भारतीय प्रवासी रहते हैं जो दोनों देशों में अपनी मजबूत जड़ें रखते हैं। दोनों देशों के बीच डिफरेंट लेवल्स पर स्ट्रेटेजिक, कॉमर्शियल और एजुकेशनल पार्टनरशिप भी है, जिसके कारण इंडिया के लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है कि वो यमन और मेनली हिंद महासागर क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में काम करे। अब बात करते हैं कि इस सिविल वॉर के कारण यमन को क्या झेलना पड़ा है। यमन की टोटल पॉपुलेशन करीब 27 मिलियन जितनी है, जिसमें से करीब 2 मिलियन लोग इस वॉर के कारण इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं। करीब 17 मिलियन लोग भूखमरी के हालात से गुजर रहे हैं, जबकि करीब 14 मिलियन लोगों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि इस क्राइसिस का कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं। यमन क्राइसिस को समाप्त करने के लिए यूएन ने कई पीस टॉक्स को अंजाम दिया था, लेकिन उन सबको लिमिटेड सक्सेस मिली थी। हालांकि मुख्य चिंता ये है कि ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे अन्य देशों के बीच हो रहा संघर्ष यमन युद्ध को और बढ़ा रहा है। लेकिन 2022 में पीस टॉक्स को गति तब मिली जब अप्रैल 2022 में हौथीज और कोलिशन फोर्सेस इतने वर्षों में पहली बार नेशन वाइड सीज फायर पर सहमत हुए। दोनों पार्टीज ने कई बार युद्ध विराम को आगे बढ़ाया, लेकिन 6 महीनों के अंदर ही शांति को आगे बढ़ाने में वो पूरी तरह से फेल रहे, जिसने यमन को फिर से क्राइसिस की स्थिति में डाल दिया है।